हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस विद एमबीएस क्लासेस। आप सभी दोस्तों का मैं अशोक कुमार इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से एमबीएस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सभी बच्चों के लिए मैंने एक ऑनलाइन प्राइज़ क्विज़ रखी थी, जिसमें बहुत से बच्चों ने बढ़ चढ़कर उसमें भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था। काफ़ी अच्छा लगा। आपका ये इसी तरह से सहयोग बना रहे और हम आपके लिए इसी टाइप से नए नए प्राइज़ क्विज़ लेकर आते रहेंगे। तो ये जो आज आप देख रहे हो, ये मेरे पास जो फर्स्ट क्विज़ है उसका मैं आपको कंप्लीट डिटेल से सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। सारे बच्चे देखें किस तरह से एक एक क्वेश्चंस का आंसर बना है। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं में से आपको एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। और जो दो स्टूडेंट्स विनर रहे थे, फर्स्ट स्टूडेंट हमारे लिए है विनय यादव जी और दूसरा हमारे लिए है शेर सिंह जी। दोनों बच्चों को दिल से बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेसन्स। इसी तरह से आप खूब मेहनत करें और अपनी ज़िंदगी में सफलता प्राप्त करें। तो स्टार्ट करते हैं क्विज 1 का डिटेल से सॉल्यूशन। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, 20 ओम प्रतिरोध में आई का मान कितना है, ये आपको निकालना है। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 20 ओम का ये प्रतिरोध है। यहाँ पर आपको करंट निकालना होगा, धारा निकालनी होगी। तो आप सभी बच्चों को करंट डिवाइडिंग रूल का पता होना चाहिए। करंट डिवाइडिंग रूल क्या होता है, एक बार मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ कि हमारे पास क्या है। इस तरह से ये दो प्रतिरोध होते हैं। करंट डिवाइड वहीं होंगे जहाँ पर प्रतिरोध हमारे दोनों पैरेलल में होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर आपको सीरीज़ पैरेलल में कहीं पर डाउट हो रहा है तो आपको देखना क्या है, आपको यही देखना होगा कि इसमें पैरेलल में कौन से हैं, सीरीज़ में कौन से हैं और इनमें धारा डिवाइड हो रही है या सेम जा रही है। अगर धारा हमारी बंट रही है, अलग अलग भागों में जा रही है धारा, तो वो हो जाएंगे पैरेलल के अंदर। और धारा अगर हमारी एक दिशा में ही जा रही है तो वो होता है सीरीज़ कंडीशन का, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, करंट डिवाइडिंग रूल क्या होता है। जैसे कि मेन हमारे पास धारा ये आ रही है आई। यहाँ पर धारा आने के बाद इस नोड से धारा अलग अलग भागों में बंट रही है, एक इस दिशा में एक इस दिशा में। तो इस धारा को मैंने नाम दे दिया I1 और इसको मैंने नाम दे दिया क्या, I2। इसके अंदर प्रतिरोध है जो है हमारे पास R1, इसमें प्रतिरोध है उसको नाम दे दिया मैंने R2। अब हमें क्या निकालना है, I1 करंट निकालना हो, ठीक है। तो I1 करंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जिसमें करंट निकालना हो उसका विपरीत वाला प्रतिरोध क्या होगा, हमारे पास है R2, ठीक है। और बटा में क्या होगा, दोनों प्रतिरोध का जोड़ R1 प्लस R2। इसी के साथ में हमें क्या मिलेगा, जो टोटल करंट है, टोटल करंट हमारा कितना है, टोटल करंट है हमारा I। इसको हम कर देंगे इनको मल्टीप्लाई। तो ये आपको कौन सा करंट मिल जाता है, I1 करंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। करंट डिवाइडिंग रूल आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हम I2 को निकाल सकते हैं। I2 को निकालेंगे तो क्या करेंगे, मेन करंट, ठीक है, गुणा में क्या होगा, निकालना I2 में है, R2 में करंट निकालना है हमें। तो विपरीत प्रतिरोध कौन सा है, R1, बटा में क्या होगा R1 प्लस R2, ठीक है। ये हमारे पास I2 की वैल्यू निकल जाती है। अब यही कंडीशन हमारी इस क्वेश्चन में लगने वाली है। तो देखते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास मेन करंट ये आ रहा है 1 एम्पियर और ये करंट यहाँ पर आने के बाद अलग अलग भागों में बंट रहा है। इस क्वेश्चन में आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है टोटल करंट कितना है, 1। यहाँ पर आपको अनुपात क्या दिखाई दे रहा है, 1:2 का यहाँ पर आपको रेशो दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब एक को हमें अलग अलग भागों में बांट रहा है, 1 अनुपात और 2 अनुपात में हमें बांटना होगा। तो किस तरह से हम बांटेंगे इनको, तो हमारे पास क्या होगा, ये जो 1 वाला है इसके अंदर कितना मिलेगा आपको 0.33 और इसके अंदर आपको हिस्सा मिलेगा 0.67 का, ठीक है। ये तो आपको अनुपात का पता ही होगा। अब अगर हमें पता है कि प्रतिरोध जहाँ पर ज़्यादा होता है वहाँ धारा कम होती है, तो हम इसको इस दिशा में पलट देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0.7। इस कंडीशन में हमारे पास कौन सा मिलेगा, 0.33 मिल जाता है, ठीक है। ये तो हमने निकाला है अनुपात के रेशो से,
जो कि लगभग मैथ के रूल भी यहाँ पर लग जाते हैं। मैं आपको करंट डिवाइडिंग रूल से निकाल कर दिखाता हूँ किस तरह से हम करेंगे। करंट डिवाइडिंग के अंदर क्या करते हैं, मेन करंट हमारा क्या है, आई है, ठीक है, जो कितना है 1 एम्पियर है। मेन करंट हमारा आई है जो 1 एम्पियर आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद में हमारे पास करंट ये एक आई इस साइड में गया और एक इस साइड में मान लेता हूँ मैं I2 ये है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, आई निकालना है आपको। आई निकालोगे तो आप इसके विपरीत वाला प्रतिरोध कौन सा है, 10 का है, 10 मैंने ऊपर लिख दिया। बटा में क्या होगा मेरे पास, इन दोनों का जोड़ 10 + 20 कितने हो गए 30, और इन सभी के साथ गुना क्या करनी है हमें, मेन करंट कितना है 1 एम्पियर मेन के साथ में गुना कर देता हूँ। तो इसको मैं काट रहा हूँ यहाँ पर, तो 1/3 आपको दिखाई दे रहा है। तो आई आपको कितना मिलेगा, 0.33 आपको आई यहाँ पर मिल जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। समझ में आ गया होगा, डिटेल से मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ एयर सर्किट ब्रेकर, जो हमारे सर्किट ब्रेकर की इसमें ब्रेकिंग कैपेसिटी पूछी गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ब्रेकिंग कैपेसिटी जो हमारे पास है, भी हमारे पास सर्किट कौन से पॉइंट पर जाकर हमारी सर्किट ब्रेक हो रही है, ठीक है, जो कि कॉन्टेक्ट हमारे ओपन हो रहे हैं। तो इसमें ब्रेकिंग कैपेसिटी हमारी किस में होती है, सर्किट ब्रेकर की MVA में देखी जाती है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा, MVA में हमारी सर्किट ब्रेकर की ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या दे रखा है, प्राइमरी और द्वितीयक जो वोल्टेज है उनका जो हमारे पास फेज रेशो है, कलांतर है, वो कितना होता है। तो आपने अगर ट्रांसफॉर्मर के फेजर डायग्राम के बारे में आपको पता है कि कैसे बनता है, तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ एक बार फेजर डायग्राम। हमारे पास क्या होगा, ट्रांसफॉर्मर में ये भाग होता है फ्लक्स का, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या होती है, वोल्टेज होती है प्राइमरी वोल्टेज, और इस साइड में हमारी बनती है वोल्टेज V2 सेकेंडरी वोल्टेज। अब आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज का जो आपको ये कलांतर दिखाई दे रहा है, कितना दिखाई दे रहा है, 180 का दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर कौन सा होगा, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज इन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर में 180 डिग्री कलांतर पर है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन डीसी जनरेटर में लेप वाइंडिंग, अब मैंने आपको ट्रिक के हिसाब से अब याद करवाया था मैंने आपको लेप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग के बारे में, तो एक बार फिर से बताता हूँ मैं। लेप के अंदर क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर आपको ए दिखाई दे रहा है। ए का मतलब क्या होगा, जो धारा होगी वो क्या होगी, धारा हमारी इसके अंदर ज़्यादा होती है लेप वाइंडिंग में, ठीक है। दूसरा हमारे पास कौन सा होता है, वेव वाइंडिंग। अब वेव में आपको वोल्टेज दिखाई दे रही है, V दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर क्या होगी, वेव वाइंडिंग में वोल्टेज ज़्यादा होती है, ठीक है, वोल्टेज क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास क्या पूछा गया, लेप वाइंडिंग की बात कर रखी है इन्होंने। तो लेप वाइंडिंग यहाँ पर आपको ए दिखाई दे गया, तो ए का मतलब करंट ज़्यादा होगा, ये तो आपको श्योर है करंट ज़्यादा होने वाला है। तो करंट ज़्यादा आपको दो ही में दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ ए ऑप्शन में और बी ऑप्शन में करंट ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो हमारे पास ये तो है नहीं भी करंट ज़्यादा होगा वहीं पर हाई वोल्टेज, ये तो हम यूज़ नहीं करते। हमारी कंडीशन क्या रहती है, जहाँ पर करंट ज़्यादा होगा वहाँ पर वोल्टेज कम होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही बैठ रहा है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन एसी एनालिसिस जो हमारा चैप्टर है, एसी सर्किट, उसमें से पूछा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। तो हमारे पास क्या है, E1 जो है A sin ओमेगा टी दे रखा है, और जो E2 है वो दे रखा है B sin ओमेगा माइनस थीटा। अब यहाँ पर आपको थीटा की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, माइनस में, ठीक है। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा ग्राफ बनाकर दिखाता हूँ। जो हमारे पास सबसे पहले वोल्टेज E1 है, मान लीजिए ये मेरे पास वोल्टेज है E1, ठीक है, जिसके अंदर कोई एंगल नहीं दे रखा आपको। दूसरा क्या दे रखा है, E2 आपको एंगल दे रखा है माइनस में। माइनस का मतलब आपका जो एंगल बनेगा वो नीचे की साइड बनेगा, ठीक है, ये आपका बन रहा है E2। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है देखने को, यहाँ पर आपकी E2 जो है वो क्या है, E2 आपकी लैगिंग है, लैग है, पीछे है, और E1 हमारे पास क्या है, आगे है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, E2 लैग होगा किससे, E1 से बाई थीटा डिग्री। आपको थीटा डिग्री दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दे रखा है थीटा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आपने 3 केस पढ़े होंगे, एक तो R का, एक L का, एक C का। R में क्या होता है, ये वोल्टेज होती है हमारी, तो करंट इसी कंडीशन में होता है R के अंदर, इन फेज बोला जाता है।
ठीक है। अल में क्या होता है, अगर हमारी ये वोल्टेज है तो करंट हमारा अल के अंदर पीछे जाता है, ठीक है, जिसे लैगिंग बोलते हैं। सी में क्या होता है, अगर हमारी वोल्टेज ये है तो करंट हमारा क्या है, आगे चलेगा, ठीक है, इसको बोलते हैं लीडिंग केस। तो ये तीनों केस भी आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जिस ताप पर लो चुंबकीय पदार्थ अचुंबकित यानी डीमैग्नेटाइजिंग हो जाए, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्यूरी ताप। क्यूरी टेम्परेचर पे हमारे पास जो चुंबक है वो अचुंबकित की तरह काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होगा, समझा देता हूँ अच्छी तरह से आपको, मैंने समझा भी रखा होगा, एक बार मैं आपको दोबारा बताता हूँ। यहाँ पर क्या पूछा गया है, निम्न परिपथ में आर के मान की गणना कीजिए। हमें आर निकालना है। आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस टाइप का अगर आपको सर्किट दिखाई दे तो सबसे पहले हम यहाँ पर नोड वाला फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पर मैंने मान ली VA नोड, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर नोड मान ली है VA। नोड मानने के बाद मैं अपनी दिशा से अलग अलग मैं करंट मान लेता हूँ। ये 1 मान लिया I1, हमारे पास ये I2 तो दे रखा है 2 एम्पियर, ठीक है, इसको मैंने मान लिया I2, और ये दिशा मैंने मान ली, इसकी क्या मानी हुई है, I3, ठीक है। अब आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो I1 है वो आ रहा है करंट, ठीक है, और ये दोनों करंट I2 और I3 जा रहे हैं। तो हमारे पास क्या होगा, I1 बराबर I2 प्लस I3 होगा, ठीक है। ये हमारे पास कंडीशन बन गई। नोड पे मैंने क्या है, KCL लगा दिया यहाँ पर इस नोड पे। अब क्या होगा, I1 हमारा कितना होगा, इसके अंदर I1 होगा 70 वोल्टेज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। 70 में से VA माइनस करेंगे, बटा होगा 5 हमारे पास, तो I1 कितना मिलेगा आपको, 70 माइनस VA बटा में क्या देखने को मिल रहा है, 5, ठीक है। ये आपको क्या मिल गया, ये आपको मिल गया है I1। अब देखो दूसरा, I2 कितना दिया हुआ है, I2 दिया हुआ है 2, ये तो हमें डायरेक्ट दे रखा है 2, प्लस में हमारे पास क्या होगा, I3 कितना दिया हुआ है, I3 दिया हुआ है VA बटा में क्या होगा हमारे पास 7, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज नहीं है, तो VA बटा में 7 है, हाँ 7, ये ठीक है, ये 7 ओम है हमारे पास। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है। इस इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं, देखते हैं। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मेरे पास है 70 माइनस VA बटा में 5, इस साइड में है 2 प्लस में VA बटा में 7, तो यहाँ पर मैं लघुत्तम ले लेता हूँ 7, तो ये इस साइड चला जाएगा, 7 दूनी 14, प्लस में क्या बनेगा आपका VA बन जाता है, ठीक है, और बराबर में क्या दे रखा है आपको 70 माइनस VA बटा में 5, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इनकी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 7 7 कितने हो गए हमारे 449, ठीक है, 7 7 49 हो गए, प्लस में हमारे पास आगे क्या मिलेगा 7 VA मिलेगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इस साइड में जाएंगे 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर में क्या मिलेगा 14 5 कितने होते हैं हमारे पास 70 होते हैं, ठीक है, प्लस में हमारे पास क्या होगा 5 इस साइड में जाएगा तो 5 क्या मिलेगा VA, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या बनी है 490 प्लस 7A बराबर में 70 प्लस 5A, ठीक है। तो हमें VA निकालनी है, यहाँ पर VA निकालेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, देखते हैं। मैं ये सारी इक्वेशन ये दोबारा लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना आप यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है, ये आप ध्यान रखना, यहाँ पर माइनस होगा। तो हमें पूरी इक्वेशन क्या मिली है 490 माइनस 7VA बराबर में क्या है हमारे पास 70 प्लस में 5VA, ठीक है, ये इक्वेशन बनी थी। अब VA एक साइड में लेके जा रहा हूँ मैं और इसको माइनस कर रहा हूँ मैं, तो 490 में से 70 जाएंगे हमारे पास कितने बचेंगे 420 बच जाते हैं, ठीक है, और 7 इस साइड जाएंगे प्लस बनेंगे, तो 7 और 5 कितने बन रहे हैं 12 VA बन रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास VA कितना बन गया, अब VA इस साइड हमारे पास 12 बटा में आ जाएगा, तो VA बराबर क्या बनेगा 420 बटा में 12, ठीक है। इसको कैंसिल करके देखते हैं कितना बन रहा है 12 दूनी 24 12 3, ठीक है, कितने हो गए हमारे पास 36, तो 12 3 पे जा रहा है। आगे हमारे पास क्या है, इसको चलो कैंसिल नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं यहाँ पर, ठीक है। हमारे पास VA कितनी बन गई 420 बटा में 12 आपको VA देखने को मिल रही है, ठीक है। तो हमारे पास जो यहाँ पर हमने VA मानी थी ये VA कितनी मिल गई 420 बटा में 12, ठीक है। अब आपको ये जो यहाँ पर हमने वोल्टेज निकाल दी इस R पे,
करंट हमारा है ही तो प्रतिरोध निकल जाएगा। प्रतिरोध निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर V बटा आई। V कितनी आपकी, V हमने निकाल दी 420 बटा में हमारे पास कितना है 12 है, और I हमारे पास बटा में कितना होगा 2 होगा। I ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा 420 बटा में 12 गुना में क्या होगा 2, ठीक है। इस 2 से कैंसिल कर देते हैं, हमारे पास 21 210 बनते हैं, और इसको जब कैंसिल करूँगा मैं तो कितना बन रहा है 12 एकम 12 बनेंगे, उसके बाद 12 साते 84, ठीक है, और 12 5, ठीक है, लगभग हमारे पास 17.5 आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन ज़रूर है, लेकिन इस टाइप में आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। यहाँ पर नोट मानना होता है। तो हमारे पास राइट आंसर क्या देखने को मिला, 17.5 आपको राइट आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, I1 दे रखा है आपको 10 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बटा 3, और I2 दे रखा है आपको 15 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बटा 4। अब यहाँ पर ये हिंदी में दे रखा है, ये इंग्लिश में है। अब यहाँ पर आपको क्या बताना है, फेज डिफरेंस बिटवीन देम, हमें फेज डिफरेंस बताना है I1 और I2 का। तो सबसे पहले तो हमें इनका जो एंगल बनता है वो कितना बनेगा। तो पाई का मतलब क्या माना जाता है, पाई का मतलब मानते हैं 180 बटा में 3 करेंगे तो कितना बनेगा 3 6 हमारे पास 18, यानी कि 60 डिग्री बन रहा है I1 के अंदर। और I2 में कितना बन रहा है, I2 में बनेगा 180 बटा में हमारे पास 4 होगा, तो ये कितना मिलेगा 4 4 16 और 4 5 20, ठीक है, 45 डिग्री का। समझ में आ गया होगा। तो हमारे पास I1 में एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री, I2 में एंगल बन रहा है 45 डिग्री। अब हमें इन दोनों का फेज डिफरेंस देखना है कितना बनेगा। तो अब हमारे पास ये कितना बना है 60 डिग्री, ये बन गया 45 डिग्री। अब क्या देखना है हमें, मान लीजिए हमारे पास ये मैंने मान ली कोई कॉमन रेफरेंस पॉइंट मान लिया मैंने वोल्टेज, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है जो करंट है वो मेरा प्लस में हो रहा है 60 डिग्री, यानी कि लीडिंग करेगा 60 डिग्री, तो मैंने 60 डिग्री ऊपर बना दिया। क्या बनाया है ये बन गया है I1 और 60 डिग्री लीड कर रहा है, ठीक है। I2 जो है वो माइनस यानी कि लैग कर रहा है 45 डिग्री, तो I2 बनेगा नीचे। तो यहाँ पर मैंने बना दिया 45 डिग्री लैगिंग कर रहा है, कौन सा, ये है I2, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब इन दोनों के बीच में I1 और I2 के बीच में जो फेज अंतर है, ये टोटल अंतर कितना बन रहा है, तो 60 और 40 कितने होते हैं 105 आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको AC एनालिसिस जो हमने AC सर्किट किया था उसके अंदर डिटेल से इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत प्रैक्टिस करवाए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, रिपल फैक्टर, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है रिपल फैक्टर भी। रिपल फैक्टर क्या होते हैं, रेक्टिफायर क्या काम करता है, रेक्टिफायर जो काम करता है AC जो हम देते हैं रेक्टिफायर के अंदर, और रेक्टिफायर उसे DC में बदल देता है, लेकिन ये प्योर DC नहीं देता, कुछ ना कुछ DC के अंदर आपको AC देखने को मिल जाती है, इन्हीं को हम बोलते हैं रिपल फैक्टर। समझ में आ गया होगा। अब क्या हुआ, रिपल फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है कि हमारे जो RMS AC कंपोनेंट है बटा में टोटल DC कंपोनेंट कितने हैं, ये होता है रिपल फैक्टर, ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, 15 वोल्ट विद्युत वाहक बल एवं आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है 50 ओम वाली कितने विद्युत सेलों को, कितने विद्युत सेल हमें जोड़ने होंगे, 20 ओम प्रतिरोध समानांतर में संयोजित किया जाए ताकि परिपथ में 0.6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो सके। अब हम इसका सर्किट बना लेते हैं। हमारे पास क्या है, एक बैटरी है जो कि 15 वोल्ट की है, और इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना 50 ओम है। तो यहाँ पर मैं बना दिया 15 वोल्ट मेरी बैटरी है, और यहाँ पर ये कितना है 50 ओम इसका आंतरिक प्रतिरोध है। अब हमें क्या करना है, एक 20 ओम का प्रतिरोध इनके समानांतर क्रम में जोड़ दिया, ठीक है। अब हमें कितने ऐसे प्रतिरोध जोड़ने हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो करंट है वो कितना हो जाए 0.6 एम्पियर फ्लो होने लग जाए। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, समानांतर क्रम का फॉर्मूला यही होता है कि I बराबर क्या फॉर्मूला बनेगा, I बराबर क्या होता है NE बटा में R प्लस हमारे पास क्या होगा R, यहाँ पर N होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है हमारा किसका, करंट का। अब इसके अंदर करंट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, करंट की वैल्यू दे रखी है 0.6 दे रखी है, बराबर में N हमें निकालना है, E कितना दिया हुआ है, E दे रखा है 15 वोल्ट, बटा में कितना होगा N हमें निकालना होगा, R कितना दिया हुआ है, R दिया हुआ है हमें कितना
कैपिटल आर हमारे पास है 20, ठीक है, प्लस में और आपके पास जो स्मॉल आर है यानी कि आंतरिक प्रतिरोध कितना दे रखा है, आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है 50, ठीक है। अब इसको आप सोल्व करोगे और इसके अंदर से आप n निकालोगे तो n आपको कितना देखने को मिलेगा, n आपको देखने को मिलेगा 10, ठीक है। आप एक बार सोल्व करके देखना अपनी तरफ से भी। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक 100 लपेटों वाली कुंडली का प्रेरकत्व 6 मिली हेनरी है। प्रेरकत्व की इकाई किस में होती है, हेनरी में होती है। यदि लपेटों की संख्या हमने कितनी कर दी, 200 कर दी है, तो कर दी जाए तो बाकी मात्राएं वही हो तो प्रेरकत्व क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, L बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है n², ठीक है। बाकी हम सेम रख रहे हैं, सिर्फ n की वैल्यू ले रहे हैं। n यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, कितनी हमारी लपेटें हैं कुंडली के, n² होता है यहाँ पर। अब क्या बोला गया है कि आपका 6 मिली हेनरी जो आपका है वो प्रेरकत्व है, कितने लपेटों पर है, 100 पर। क्या बोला इसने, लपेटे आपने कितने कर दिए, 200, ठीक है, यानी कितने बढ़ा दिए, 2 गुना लपेटे हो गए आपके। तो n की वैल्यू हम यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो कितना देखने को मिलेगा, 2 का स्क्वायर मिलेगा आपको। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर आप सभी को पता है 4 होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो लपेटे हैं वो कितने मिल रहे हैं आपको, लपेटे यहाँ पर 4 गुना हमारे ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। n जो है हमारे पास 4 गुना ज़्यादा हो रहा है, तो L की वैल्यू भी कितनी होगी, इसकी वैल्यू भी हम 4 गुना ज़्यादा करेंगे तो कितना होगा, आपको देखने को मिलेगा 24 मिली हेनरी। समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर आपको C1 के अंदर वोल्टेज बतानी है, यानी कि ये आपका C1 है, इसमें आपको वोल्टेज बतानी है। टोटल वोल्टेज दे रखी है 300 वोल्ट। इसमें फॉर्मूला वही लगेगा, डिवाइडिंग वाला रूल लगेगा, वोल्टेज डिवाइडिंग का। तो हमें निकालनी क्या है, C1 में हमें वोल्टेज निकालनी है। तो क्या करेंगे, हमें C1 में वोल्टेज निकालनी है, तो मैं इसमें V1 लिख देता हूँ यहाँ पर, ये V1 मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ V2, ठीक है। अब क्या होगा, V1 मैंने मान लिया, टोटल वोल्टेज क्या होगी 300, गुणा में निकालना किस में है, V1, इसमें निकालना है, V1 निकालना है C1 में। तो इसके उल्टे वाला प्रतिरोध कितना है, 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। बटा में क्या होगा, 2 और कितना हो जाएगा 3, ठीक है। इन दोनों का जोड़ करना होता है बटा में, तो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना 100, 10 दूनी कितने होते हैं हमारे पास 200, 100 दूनी 200, और इसका V1 कितना देखने को मिल जाएगा आपको, 200 वोल्ट किस में होगा, V1 में होगा। और यहाँ पर हमारे पास 200 वोल्ट V1 में देखने को मिल रहे हैं, और V2 में कितने देखने को मिलेंगे, आपको 100 वोल्ट मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी कि ई से लिखते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को, विद्युत क्षेत्र शक्ति को लिखते हैं ई से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, V बटा में डी। V हमारे पास क्या होती है, वोल्ट होती है, और D यानी कि दूरी, जिसको हम लिखते हैं मीटर में, तो वोल्ट बटा मीटर इसका राइट आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, गलती से वोल्ट मीटर एवं एमीटर जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। हमने यहाँ पर तो वोल्ट मीटर लगा दिया और लगा दिया यहाँ पर एमीटर, ये गलत लगा दिया, क्योंकि एमीटर हमेशा हमारे पास सीरीज में जुड़ता है और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में जुड़ता है, ठीक है। तो हम ऐसा कर देते हैं, तो हमारा एमीटर जल जाएगा, ठीक है। क्यों जल जाएगा, क्योंकि एमीटर के अंदर हमेशा लो वैल्यू का हमारे पास प्रतिरोध होता है, ठीक है। लो वैल्यू प्रतिरोध होगा तो इसके अंदर क्या है, वोल्टेज ज़्यादा मिलेगी आपको, तो इसको ये जला देगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसमें आपको ए पॉइंट और बी पॉइंट पे आपको इसके अंदर टोटल जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो निकालना है। तो यहाँ से चलते हैं सबसे पहले इस साइड से, ये दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं किसमें, सीरीज़ के अंदर, क्योंकि एक ही पॉइंट जुड़ा हुआ है आपस में। तो इन दोनों का कितना बन जाएगा टोटल प्रतिरोध, 10। ये 10 और ये 10 किस में दिखाई दे रहा है आपको, पैरेलल के अंदर, ठीक है। तो ये 10 और ये 10 आपको पैरेलल में दिखाई देंगे। तो इन दोनों को हम सोल्व करते हैं तो आपको देखने को मिल जाएगा 5, ठीक है। यहाँ पर आपको ये 5, ये टोटल 5 बन गया, और ये 5 आपको एक दिखाई दे रहा है, ये दोनों किस में है, सीरीज़ में। तो 5 और 5 इन दोनों का कितना बन जाएगा, 10 बन जाता है। 10 बनेगा तो हमारे पास जो ये 10 है और ये 10 है आपको किस में दिखाई दे रहे हैं, पैरेलल के अंदर। तो पैरेलल में जो टोटल वैल्यू होती है, सेम वैल्यू हो तो उसका आधा करते हैं, तो हमारे पास राइट आंसर कितना बन जाएगा, 5 ओम इसका राइट आंसर बन जाता है, ठीक है। तो मैंने जो क्विज फर्स्ट थी उसके सारे क्वेश्चंस डिटेल से मैंने आपको समझा दिए हैं। फिर भी अगर किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट हो तो
आप रिप्लाई ज़रूर करें, कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो। आपको मैंने पर्सनल व्हाट्सअप नंबर भी दे रखे हैं, एक बार फिर से बता रहा हूँ 8059358967। इस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और एक बात, मैंने आपके लिए ऑनलाइन क्विज़ 2 है, ठीक है, क्विज़ 2 है, वो भी मैंने आपके लिए प्रोवाइड कर रखी है। उसमें भी सभी बच्चे बढ़ चढ़कर भाग लें। उसके अंदर एक ही कमेंट में आपके सारे आंसर होने चाहिए। ये नहीं कि 15 क्वेश्चन है, 15 आप कमेंट कर रहे हो, तो अगर आप 15 कमेंट कर रहे हो तो आपका कमेंट उसमें नहीं माना जाएगा, ठीक है। सारे कमेंट्स डिलीट हो जाते हैं, सिर्फ एक ही आपका कमेंट माना जाएगा। तो बढ़ चढ़कर उस क्विज़ में भी भाग लीजिए और आप भी उसमें विनर बन सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं क्विज़ 2 के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।